हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो हम लोग छठी और सातवीं क्लास की जो एनसीईआरटी थी उसको ख़त्म कर चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया है एनसीईआरटी का। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को। आज हम 8वीं क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। इसमें आज का जो हमारा अध्याय है वो ये है कैसे, कब और कहाँ। तो देखते हैं, इसमें दिया है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा वो हमेशा ऐसा ही हो रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके ज़हन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो यहाँ से कुछ भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप छोड़ सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं एक बार। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में, अच्छा ये भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो ये भी आप छोड़ दीजिए। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उनसे कौन सी लड़ाई रही, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती हैं और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, ठीक है। तो ये भी छोड़िए। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे,
वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। तो ये भी छोड़िए। अब यहाँ देखते हैं कौन सी तारीखें। इसमें दिया है कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। ठीक है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, अब देखिए यहाँ पर एक पीटी का फैक्ट है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो आखिरी वायसराय थे वो थे माउंटबेटन। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है गवर्नर जनरल और यहाँ है वायसराय। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ ले कि भारत के मतलब भारत के प्रथम वायसराय, ठीक है, मतलब ब्रिटिश भारत का, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय, तो वो कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। एक फैक्ट अगर और हम देखें तो ये जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जनरल का पद, ये 1773 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। 1773 एक्ट के द्वारा सृजित किया गया था। ठीक है, सृजित किया गया था। और वायसराय का जो वो था पद था, ये वायसराय का पद 1857 की जब क्रांति हुई थी, इससे पहले 1857 की क्रांति से अगर यहाँ पर हम पृष्ठभूमि देखें, पृष्ठभूमि, तो इसमें क्या हुआ था कि 1857 का विद्रोह जब हुआ था, तब तक क्या था, तब तक गवर्नर जनरल पद था। ठीक है, तब तक ये था। लेकिन और इसकी जो नियुक्ति होती थी गवर्नर जनरल की, नियुक्ति कौन करता था उस टाइम पे, तो नियुक्ति करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। ठीक है, ये नियुक्ति करती थी, इसके हाथ में शक्ति थी गवर्नर जनरल को नियुक्त करने की। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद, 1800 मंगल पांडे वाला आप लोगों को तो पता ही होगा, 1857 के विद्रोह के बाद ये गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति की पावर थी, ये अब चली गई ब्रिटिश सरकार के पास। ब्रिटिश सरकार के पास गवर्नर जनरल की नियुक्ति की शक्ति। और 1858 में क्या हुआ, 1858 में ये जो गवर्नर जनरल का पद था, इसको चेंज करके कर दिया गया वायसराय। ठीक है, वायसराय कर दिया गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि जो ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आखिरी वायसराय थे वो थे माउंटबेटन। तीसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये पूछा भी है कई बार।
और ये जो गवर्नर जनरल का पद था वो बना था 1773 एक्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो वायसराय का पद था ये बना था 1858 में, ठीक है। और 1857 तक जो था गवर्नर जनरल की नियुक्ति का जो पावर था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ कि ये जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की शक्ति थी वो चली गई ब्रिटिश सरकार के पास। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1858 के माध्यम से ये जो गवर्नर जनरल का पद था उसको चेंज करके वायसराय के पद में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब आगे है कि अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, वेंटिंग और डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, ये सारे बात मतलब इनके बारे में बताया गया है कि आगे हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। तो ये सब छोड़ दीजिएगा बिल्कुल भी। आगे आते हैं, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो ये भी बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। यहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब ये है कि क्या पता एक बार पढ़ने में मुझसे कुछ छूट गया हो तो दोबारा पढ़ने में वो चीज़ समझ में आ जाए। और दूसरा आप लोग भी समझ जाएंगे कि एनसीईआरटी को पढ़नी कैसी है, कैसे है, पढ़ना कैसे है। अब यहाँ देखते हैं हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, ठीक है। इस किताब में उन्होंने भारत को इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इन तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? देखिए ये ना मेंस का क्वेश्चन है। ये जो 3 कालखंडों में बांटा गया था, ठीक है, इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, इसको लेकर के इतिहासकारों में हमेशा से विवाद रहा है। अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग मत रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठा करके पूछा था। जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस है, जिसका भी मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल है मेंस में, वे जा करके इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल ये क्वेश्चन पूछा हुआ एकदम यहीं से उठा करके सीधा क्वेश्चन दे दिया है। इसको अगर हम देखें यहाँ पर नीचे भी तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा है। देखिए जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके वहाँ पर पूछ लिया है। आपका अपना मत मतलब मांग लिया है, क्या क्या विवादें रही हैं, ठीक है, ये सारी क्या क्या समस्याएं आई, क्यों इसको लेकर के विवाद रहता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको पहले आप लोग कीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसको अच्छे से लिखवा दूंगी इस क्वेश्चन को।
अब यहाँ से हम प्री के लिए निकाल लेते हैं जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो ये बुक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वहाँ पर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें ये चीज़ लिख देंगे ना कि हाँ इसमें बताया गया है जेम्स मिल के द्वारा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो इससे क्या कि आपका 1 नंबर और बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आप दे रहे हैं ना, बढ़िया से अपने आंसर को आप वेरीफाई कर रहे हैं। एक तो आपका यहाँ से प्री तो आपका हो ही रहा है, ठीक है। प्री के साथ साथ आपको मेंस भी सीखना है कि मेंस में कैसे आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल प्री ही पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी में, आपको मेंस में इसको कैसे यूज करना है क्लास 6 एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाते हुए समझाते हुए यहाँ पर मतलब लाया गया है। और जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको वो तो सीख ही गए होंगे आपकी कैसे करना है। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये है जेम्स मिल के द्वारा, ठीक है। अगला इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से जेम्स मिल की रचना है, जेम्स मिल की रचना है। तो क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला क्वेश्चन आपका यहीं से बना देगा कि ये जेम्स मिल जो थे इनका पेशा क्या था। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूं क्वेश्चंस तो ये बना देगा क्वेश्चंस, जेम्स मिल का पेशा निम्नलिखित में से था, या क्या लगा, निम्नलिखित में से जेम्स मिल का पेशा था, ठीक है। अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे ये अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे, देखो आप, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बन जाएगा जेम्स मिल का संबंध है फ्रांस से, स्कॉटलैंड से या पुर्तगाल से, या इनमें से कोई नहीं। तभी हमने देखा कहाँ से थे, तो ये थे स्कॉटलैंड से, ठीक है। तो ये हो गया, ये रहा। अब इसमें है कि इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा है कि इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, तो यहाँ पर ये बताया है कि इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं,
वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये मानना था जेम्स मिल का, लेकिन ऐसा नहीं था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर लिख करके मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। बट एक बार आप लोग अपने लेवल पर कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी यहाँ प्री के हिसाब से कुछ भी नहीं है, ये मेंस के हिसाब से है, ठीक है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जाया जा सकता था, ठीक है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। वो जेम्स मिल का मानना था कि यहाँ पर आकर के यूरोपीय शिष्टाचार सिखाएं, कला, जो संस्थाओं और जो कानून है उनको यहाँ पर लागू करें, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे थे कि एक तो ये लोग यूरोप से काफ़ी पीछे हैं, ऐसा बताया गया भारतीयों के बारे में। दूसरा, जो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का यहाँ पर शासन चलता है, ठीक है। और यहाँ पर धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वास, ये सब बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मानना था जेम्स मिल का। तो इसी को आधार बना करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। कोशिश ज़रूर करना है आपको। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ऐसा मानना था उनका मिल का, ठीक है। बाकी आप लोग अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। और इसी तरीके को क्वेश्चन वहाँ पर पूछा भी गया है कि हमें अपने से बताना था कि हम क्या समझते हैं, क्या ऐसा कहना उचित है या अनुचित है। तो वो हमको वेरीफाई करना था, और उसके लिए आपको चाहिए ठोस सबूत चाहिए, आपको मतलब एग्जाम्पल चाहिए। तो मतलब वो जो चैप्टर है ना, उसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसका आंसर बहुत ही बढ़िया से आप दे ले जाएंगे। और बुक है उपेंद्र सिंह का, बुक है हिस्ट्री का, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है उसमें। फिर आगे है कि क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। इन सारी चीज़ों का आंसर आपको उपेंद्र सिंह के बुक में मिल जाएगी, हिस्ट्री के, एंसेंट हिस्ट्री के। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक के कितनी सारी चीज़ें आपको यहीं पर दी हुई हैं, काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में देखिए, एक आलोचना तो आप यहीं कर सकते हैं, ये देखिए, एक आलोचना तो आपको, एक पॉइंट तो आपका यहीं मिल गया। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इन अवधारणाओं को बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो ये मेंस के हिसाब से है, यहाँ भी हमको पीटी के हिसाब से कोई फैक्ट नहीं मिला। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर औपनिवेशिक युग क्या है।
इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है, औपनिवेशिकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जो ये ना औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, तो ये इसका डेफिनेशन है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी छोड़िए, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ आते हम किस तरह जानते हैं, क्या जानते हैं देखते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। तो ये भी छोड़िए। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। तो किसको लगता था, तो ये अंग्रेज़ों को लगता था। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड्स रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार, अच्छा वो दिया गया है। ठीक है, तो ये छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पर देखते हैं, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। तो देखिए यहाँ पर आपकी दो शब्दावली आ गई। यहाँ पर खुशनवीसी या सुलेख नवीस, इनका संबंध किससे होता था, तो सुंदर चीज़ें लिखने वालों से होता था। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो खुशनवीसी, खुशनवीस, नवीसी या नवीस, खुशनवीसी या सुलेख नवीस, सुलेख नवीस का संबंध होता था। किससे होता था,
तो ये होता था सुंदर लिखने वाले लोगों से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्ट था आपका, लेकिन देख रहे हैं मतलब इतना पढ़ने के बाद से ये आया है। ऐसे क्या होता है ना कि हम छोड़ के चले जाते हैं इसको, हम लोग देखते नहीं, ध्यान ही नहीं देते, और ऐसे ही जो आयोग है ऐसे ही उठाता है क्वेश्चन। ये छोड़ दीजिएगा, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आते हैं, एक बार देखते हैं, ये भी छोड़ दीजिएगा। ये देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अच्छा, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो ये भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखते हैं, अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इन विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनमें कुछ भी नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ आते, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। इसका मतलब कि जो दस्तावेज, जो रिकॉर्ड्स होते थे, उनसे केवल सरकारी अफसर की सोच उसके बारे में, दिलचस्पी क्या थी उनकी, क्या सोचते थे वो, इनके बारे में पता चलती थी। लेकिन जो दूसरे लोग यानी जो आम जनता थी वो क्या महसूस करते हैं, इनके बारे में ये दस्तावेज इसको समझने में मदद नहीं करते हैं। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। सही बात है, ठीक है। तो ये छोड़ सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है यहाँ भी। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह, ठीक है, ये भी छोड़िए। देखिए बहुत छोटा चैप्टर था और इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ था भी नहीं। बस यहाँ पर 2 मेंस के क्वेश्चंस निकल रहे हैं, उनको आप लिखिएगा, ठीक है। लिख करके एक बार सेंड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़रूर। यहाँ एक बार देख लेते हैं क्या दिया है, सही गलत दिया है यहाँ पर, सही गलत इसको करते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम,
ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे ना ये जेम्स मिल, तो आपको लगेगा कि अरे बिल्कुल सही है, ये तो सही बात है, 3 कालखंडों में बांटा था इसने, ठीक है। तो आप तो एकदम इसको सही लगा के चले आएंगे। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर ईसाई नहीं था, यहाँ पर था ब्रिटिश, ठीक है। उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। अगर हम यहाँ पर देखें उसको एक बार, ये देखिए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में जेम्स मिल ने बांटा था, ठीक है। तो वो हो गया हमारा गलत। दूसरा, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। नहीं, गलत है। आम लोग के बारे में तो जानकारी मिल ही नहीं पाती ना। सरकारी अफसर क्या सोचते थे, अभी हम ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं। सरकारी अफसर क्या सोचते थे, इनके बारे में जानकारी मिली है ना। तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, और ये भी आपका गलत है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि अगर हम सर्वेक्षण करके चीज़ों को समझेंगे नहीं तो यहाँ पर शासन चलाना बहुत ही कठिन होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर दिया ना, सर्वेक्षण का चलन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी है, और सही ढंग से जानने के लिए क्या बोलें कि हम सर्वेक्षण करेंगे, इसी के बारे में तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सही है। बाकी ये क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और फिर ये हमारा अगले वीडियो में होगा दूसरा वाला चैप्टर, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।